नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। इस जयंती कार्यक्रम के अवसर पर रायपुर कलेक्ट्रेट के सामने स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नगरीय निकाय मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया और आबकारी मंत्री कवासी लखमा शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद किया। वहीं डॉक्टर शिव डहरिया ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर अपने विचार रखते हुए कहा कि उनके दिया हुआ राष्ट्र को योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। वे संविधान निर्माता हैं, जिनके नियमों पर आज भी भारतवर्ष विकास कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री शिव डहरिया द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती की शुभकामनाएं दी। उन्हें नमन कर रहा है, जहां उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक समानता की बात उन्होंने कही। पूरे जीवन भर उन्होंने लड़ाई लड़ी पूरे समाज के लिए, और जो भारत का संविधान है वो उनके अध्यक्षता में बनी। तो भारत संविधान निर्माता के रूप में हम सब जानते हैं, और उसमें हम सबको, प्रत्येक भारतवासी को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की सबको शुभकामनाएं दी हैं। पहुंचे हैं पंडाल में, अंबेडकर जी के याद करते हैं। सामाजिक समरसता के अग्रदूत बाबा साहब अंबेडकर जी को आज जयंती के अवसर पे हम सब नमन करते हैं, याद करते हैं। पूरे देश ही नहीं, दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए जो आस्था और विश्वास के प्रतीक हैं, मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने न केवल भारत के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की स्थापना की, बल्कि ऐसा एक मार्ग बताया जो भारत के देश, संस्कृति और संस्कार से जुड़ा हुआ है। बाबा साहब ने पूरे जीवन न केवल देश के लिए, बल्कि उनकी जो दिव्य दृष्टि थी और जो सोच थी, भारत के विभाजन के घोरतम विरोधी थे। और उन्होंने कहा था कि भारत का विभाजन संभव नहीं है। 370 जैसे अनुपयोगी धारा को लाने के बाबा साहब अंबेडकर जीवन भर विरोध करते रहे। कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारे बातों का कि विशेषाधिकार प्राप्त जम्मू कश्मीर अलग से राज्य की स्थापना ना हो, इन बातों को उनका दूर दृष्टि बताता है, दिव्य दृष्टि बताता है कि क्या उनकी सोच थी। और ऐसे महामना को आज हम याद कर रहे हैं श्रद्धापूर्वक। इधर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने विधानसभा परिसर में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया है। यहां उनके साथ कई विधायक भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान सभी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया है, उनके योगदान को याद किया है और उनके सिद्धांतों पर चलने की बातें कही हैं। इसके एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा की थी और चर्चा के दौरान बताया था कि अमित शाह के साथ हुई मुलाकात में उन्होंने नक्सल क्षेत्र में फोर्स बढ़ाने को लेकर के विचार विमर्श किया है। साथ ही साथ दूसरे विषयों पर भी विचार विमर्श इनके द्वारा किया गया। अमित शाह जी से जो मुलाकात हुई है, उसमें सबसे पहली बात है छत्तीसगढ़ के जो CRPF यहाँ डिप्लॉय हुआ है, उसमें पिछले अनेक वर्षों के जो खर्च हुए उनके, भारत सरकार जो खर्च करती है वो पूरा पैसा 11,000 करोड़ रुपए हमारा काट दिया है। तो हमने ये कहा कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में वे ऑफ कर देते हैं, सब छूट कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि 7 ज़िले में जो पहले विशेष सहायता भारत सरकार देती थी, 2021 में बंद कर दिया। लगभग 50 करोड़ रुपये हर ज़िले को मिलता था, वो भी उन्होंने बंद कर दिया। तीसरी बात ये है कि जो छत्तीसगढ़ में जो नक्सल क्षेत्र है, वहाँ हम लोग स्टील ब्रिज हम लोग बना रहे हैं। पिछले कई बैठकों में मामला मैंने उठाया था और मौखिक तौर पे उन्होंने सहमति दे दी थी, लेकिन अभी तक के लिखित रूप से वो आदेश आया नहीं। आज फायर ब्रिगेड दिवस भी है। इस मौके पर राजधानी रायपुर में दमकल विभाग की ओर से एक रैली निकाली गई। इस रैली का उद्देश्य लोगों को फायर ब्रिगेड दिवस से प्रति जागरूक करना है। हम आपको बता दें कि ये दिवस इनके योगदान को याद रखने के लिए मनाया जाता है।
आगजनी की बहुत सी घटनाओं पर ये लोग अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा में जुट जाते हैं और आगजनी पर काबू पाते हैं। वर्ष में एक दिन होता है जो इनके नाम से होता है, जिसे ये फायर ब्रिगेड दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर दमकल विभाग की अनेक गाड़ियां क्रमबद्ध तरीके से चल रही थीं और सबसे आखिरी में दमकल विभाग के कर्मचारी भी इनके साथ में थे। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि प्रदेश की भूपेश सरकार हर तरह की महंगाई के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराती है। वहीं अब जो विद्युत की दरें बढ़नी है उसको लेकर के भी वे केंद्र को दोषी ठहराने का माहौल बना रहे हैं, जबकि उन्होंने राज्य सरकार के कोयला खनन को हवाला देते हुए कहा कि राज्य से राजस्थान को कोयला दिया जा सकता है और वहीं अब कोयले की कमी बता करके विद्युत की दरें बढ़ाई जा रही हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। जहाँ तक महंगाई की बात आती है तो मुख्यमंत्री जी केंद्र के ऊपर डालने का प्रयास करते हैं। बिजली में हाँ, पिछले बार बिजली हाफ के नाम से छूट दी गई और उसके बाद बिजली के रेट में वृद्धि की गई। अभी बिजली के रेट में फिर वृद्धि किए जाने की संभावना है। अब मुख्यमंत्री जी उसको फिर केंद्र के ऊपर डालने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ जो परसा कोल की है उसमें जो खनन की अनुमति दी गई है उसको लेकर के अभी भी धरना प्रदर्शन जारी है। हजारों लाखों पेड़ उसमें कटेंगे, लेकिन उसके बाद भी कोयला वहाँ से निकालने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ राज्य सरकार आरोप लगाती है कि कोयले के अभाव में, बाकी अभाव में रेट बढ़ेगी। तो जब कोयले राजस्थान को उपलब्ध हो रही तो आखिर छत्तीसगढ़ को उपलब्ध क्यों नहीं होगी? तो मुझे लगता है कि अपनी असफलता को छिपाने के लिए ये केंद्र सरकार के ऊपर में केवल आरोप मढ़ना उचित नहीं है। एकात्म परिसर में भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी शामिल हुई। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सहित प्रदेश के पूर्व विधायक और कई पूर्व मंत्री भी शामिल हुए। बताया जाता है कि इसमें खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर के विचार विमर्श किए गए हैं कि किस किस तरह की रणनीति को लेकर के खैरागढ़ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी थी और वो कितना सफल हुई है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों की रणनीति भी इस बैठक में तय की गई है कि किस तरह से प्रदेश सरकार का विरोध करना है। ऐसी कई महत्वपूर्ण योजना है केंद्र सरकार के जिसका लाभ प्रदेश के लोगों को नहीं मिल रहा है। ऐसी योजनाओं की जानकारी तक लोगों को नहीं है। उन योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए भी एक कार्य योजना तैयार की जाएगी। साथ ही साथ प्रदेश सरकार जिन मोर्चों पर विफल साबित हो रही है उसकी जानकारी से भी प्रदेश के लोगों को अवगत कराया जाएगा। विगत 38 सालों से छत्तीसगढ़ शिवसेना की ओर से रामनवमी का जुलूस निकाला जाता है। यह भव्य जुलूस अपनी भव्यता के नाम से ही पूरे प्रदेश भर में जाना जाता है, जिसमें अलग अलग जिलों से लोग शामिल होते हैं और कई तरह की झांकियों का भी प्रदर्शन होता है। आज इसको लेकर के छत्तीसगढ़ शिवसेना के रेशम जांगड़े ने एक पत्रकार वार्ता ली है और पत्रकार वार्ता में उन्होंने जानकारी दी कि इस बार जो शिवसेना के रामनवमी का जुलूस है वो नवीन मार्केट में प्रदेश प्रभारी धनंजय सिंह परिहार के पूजा पाठ से शुरू होगा और शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ यह अपनी भव्यता को प्रदर्शित करेगा। उनका कहना था कि लगातार 2 वर्षों से यह कोरोना की वजह से जुलूस नहीं निकला है। इस बार पूरी भव्यता के साथ रामनवमी का जुलूस छत्तीसगढ़ शिवसेना की ओर से निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि इस महाशोभा यात्रा में हिंदुओं के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित लगभग 30 से 35 झांकियां राजधानी रायपुर के विभिन्न वार्डों से आएंगी। इस वर्ष ग्रामीण अंचल सांकरा, चरौदा, अवनपुर, नयापारा, राजिम से शोभा यात्रा भी शामिल हो रही है। शोभा यात्रा में विभिन्न जिलों से शिवसेना के प्रदेश एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी भी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। साथ ही साथ प्रदेश का हिंदू समाज भी इस रामनवमी के जुलूस में शामिल होगा। यह शोभा यात्रा शिवसेना का परंपरागत शोभा यात्रा है और विगत 38 वर्षों से यह शोभा यात्रा आयोजित होते आई है रायपुर की राजधानी रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। और इस शोभा यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम तमाम छत्तीसगढ़ के हिंदू जन को एकत्र करने का हम लोग का प्रयत्नशील रहता है, प्रयास करते रहते हैं। इसके अलावा कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहेगा? इस कार्यक्रम में पूरे वार्डों से झांकियाँ आ रही है, जिसमें राम भगवान पर चित्र पर आधारित पूरी संपूर्ण झांकियाँ रहेगी
और इस शोभा यात्रा में प्रदेश के तमाम जिले से हमारे शिवसेना के वरिष्ठ पदाधिकारीगण इस शोभा यात्रा में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे क्योंकि 2 वर्ष बाद यह शोभा यात्रा निकल रही है, जिसको हम लोग भव्य बनाने के लिए तन मन धन से इसमें समर्पित हुए। CTV 7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दें अनुमति। नमस्कार।